गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबको क्लास 10th का न्यू चैप्टर आज से पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर कहीं ना कहीं एक चैप्टर नंबर जो था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था कंप्लीट किया है। और उसमें काफ़ी क्वेश्चनों को मैंने एक बार प्रैक्टिस के माध्यम से दिया भी था। कुछ स्टूडेंट ने किया भी, कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी किया है। जो नहीं किए हैं कहीं ना कहीं वो तो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए ही हैं, और जो लोग कर लिए हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम लोग आगे इससे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और आगे हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कुछ थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से जैसे देखो कहीं कहीं सभी लोग के दिमाग में होगा कि सर ने स्टार्ट शुरू क्यों नहीं किया, फर्स्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो मैं बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट से मैंने स्टार्ट ना करने का रीजन बस इतना ही है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है उसमें। और उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं मेरे सामने फेस टू फेस बैठना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं फेस टू फेस रहने पे प्रॉब्लम्स और डाउट्स सारे सब कुछ अच्छे से पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा उसको नहीं पढ़ाया। और इसके बाद जो था ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी था, काफ़ी लोगों को पता भी चल गया होगा अब कि काफ़ी इजी था वो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड नंबर का उससे भी ज़्यादा इजी है, ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 9th में बकायदा एक चैप्टर ये है ऑलरेडी, वहाँ पर सभी लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को ले रखा है। वहाँ पर सभी लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझ रखा है कि पॉलिनोमियल्स में कैसे, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कि उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उसमें वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, सब कुछ सबने वहाँ पर पढ़ा है। फिर भी मैं एक मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में थोड़े समय में ही आप लोग को जल्दी से मैं इसका एक रिकैप करा देता हूँ, कि जिससे कि थोड़ा सा यानी कहीं पीछे का थोड़ा सा मेमोरी स्टार्ट हो जाए फिर से। और उसके बाद फिर यहाँ का सिलेबस जो है वहाँ पर हम लोग आकर के कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल समझते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारा कहीं ना कहीं वन वेरिएबल या टू वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, यहाँ पर हमारा है 2x + 3। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक है। ये कहीं ना कहीं रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन से मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। इस एग्जांपल से दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये दो चीज क्या है, पहली चीज कि हमारा वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल हमारा हिंदी में उसे हम बोलते हैं चर राशि। वेरिएबल को चर बोलते हैं, और चर का मतलब होता है जिसका मान घटे बढ़े, मतलब कुछ भी होता जाए, कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई डेफिनेटली फिक्स ना हो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिसका मान फिक्स रहे, कि वो कंफर्म है कि वो डेफिनेटली एक कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अचर। चर राशि, अचर राशि। बेसिक चीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक एकदम से, कहीं से कहीं ये ऐसा नहीं कोई 9th में अगर नहीं पढ़ा है तो भी इसे समझ में आएगा। चर राशि, अचर राशि, इसे वेरिएबल बोलते हैं, इसे कांस्टेंट। अब इस रैखिक बहुपद में हमारा क्या चर है, क्या अचर है, x हमारा चर है, और ये 3 जो है वो एक अचर है, और ये जो 2 है ये भी एक अचर है। कहीं ना कहीं 3 और 2 जो है वो फिक्स है, कभी तो घट नहीं सकता। 2 मतलब 2 रुपए मैंने कहा, तो क्या 2 रुपए का वैल्यू घटे बढ़ेगा कभी? कुछ नहीं, वो डेफिनेटली 2 ही रहेगा। 2 पेन है तो 2 पेन मतलब 2 ही रहेगा। कभी भी कहा मैंने 2 पेन कम हो गया मतलब 2 पेनों में कमी हो रही है, तो क्या कमी का मतलब वो क्या 1 हो जाएगा? नहीं, संख्या में हमेशा 2 मतलब 2 ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमारा ये अचर कहलाएगा। x का मान हमेशा क्या होता है, किसी क्वेश्चन में हम देखते हैं x बराबर 3 आ गया, और किसी में हम देखते हैं कि x बराबर -3 आ गया। तो जब एक बार +3 है एक बार -3, तो घट रहा है बढ़ रहा है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम इसे वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है? एक और छोटा सा टर्म्स है, हर एक टर्म्स को समझते चलिए
नहीं तो बाद में फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और मैं बोलूंगा कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बताओ कितना है, तो आधे बच्चे तो चेहरा देखते हैं मेरा कि भी सर बताएंगे तब समझेंगे, और आधे लोग को तो समझ में आ जाता है कि हाँ कोफिशिएंट क्या होता है। अभी बहुत से लोग को नहीं पता होगा कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट पर्टिकुलरली किसी ना किसी वेरिएबल के साथ में होता है, और वो हमारा यहाँ पर x के साथ में जो ये नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलेंगे। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट गुणांक जिसे हिंदी में बोलते हैं कि x का गुणांक 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, और कहीं ना कहीं यहाँ से हमें तीन चीजें समझ में आई, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। क्लियर है। जब कभी भी वेरिएबल के पावर में एक होगा, मतलब यहाँ घात कितना है, एक ही तो है, तो इसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, समझते चलिए एक पॉइंट को। अभी ये तो पिछड़ा चल रहा है, इसे कहेंगे रैखिक बहुपद। और जब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा द्विघात। लास्ट ईयर में आप लोगों ने ये सब पढ़े हैं, और यहीं पर कहीं ना कहीं वहां पर पढ़ा है सभी लोगों ने, और वहीं से मैं स्टार्ट भी से कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग बात करेंगे इसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x या ओनली 3। तो इस तरीके का अगर कोई मिल जाता है तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। जरूरी नहीं है कि द्विघात में 2 ही पद होगा, रैखिक में एक ही पद होगा, उसे नहीं कहते हैं। उसके लिए हम लोग एक नाम और आता है, एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी और बहुपद। कहीं ना कहीं वो टर्म होता है। पद के अकॉर्डिंग बहुपद का प्रकार वो अलग है, और ये हमारा है घात के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार, जिसे हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसके बारे में हमें आगे चैप्टर पढ़ना भी है, रैखिक बहुपद पढ़ना है, द्विघात भी पढ़ना है, और त्रिघात पे बेस्ड क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये समझते हुए चलना है कि इसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और फिर इसके बाद और भी पावर में आते जाएं तो कहीं ना कहीं पावर बढ़ता जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुपद में सब आ जाएंगे। हालांकि बहुपद में सब ये सब है, लेकिन टाइप्स में अगर कहा जाएगा तो ये अलग अलग थोड़े से हो जाएंगे नाम के साथ में, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई थिंक लास्ट क्लास मतलब लास्ट पिछले जितने भी कंसेप्ट थे थोड़े बहुत मैंने डिफाइन किया है, और एक लाइन 2-3 मिनट लगेगा, और ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। 2-3 मिनट का टाइम इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मैं एक पदी 2 पदी वो भी बता दूं। जैसे अगर ये x है, x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसे एक पद मोनोमियल, इसे बाइनोमियल, मतलब कि एक पद को मोनोमियल, 2 पद को बाइनोमियल, और हिंदी में एक पदीय कहेंगे, इसे 2 पदीय कहेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, एक पदीय बहुपद मतलब इसका नाम हो जाएगा इंग्लिश में मोनोमियल, और ये है द्विपदीय बहुपद, जिसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, और इसको हम बोलेंगे त्रिपद, मतलब कि ट्राइनोमियल। और त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। और साथ में आगे टर्म बढ़ता जाएगा, 4 पद हो जाते हैं तो बहुपद बन गया, बस पॉलिनोमियल, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा, बेसिक चीजें मैंने रिवाइज करा दिया है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। अब सिलेबस में हमारा टर्म आता है शून्य, और कहीं ना कहीं ये टर्म कहीं ऐसा नहीं है कि ये अभी हम लोग का नया टर्म है, नया टर्म बिल्कुल नहीं है, ये हमारा पिछले क्लास का ही टर्म है। 9th में ही मैंने शून्य पढ़ाया है कि शून्य क्या होता है, जीरोज।
जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, और इसे हम बोलते हैं हिंदी में शून्यक। शून्यक को हम लोग कह सकते हैं मूल। इसको बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो, मूल को नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज मतलब कि एक ही टर्म को समझो, पहले एक एक करके समझोगे तो अच्छा रहेगा। शून्यक, शून्यक वर्ड कहीं न कहीं सुनने में सभी को थोड़ा बहुत याद कुछ आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो। शून्य क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल का वह मान होता है जो मान उस पॉलिनोमियल को संतुष्ट करे। मतलब कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में, ये तो डिफिनेशन लैंग्वेज में हो गया, अदर लैंग्वेज में हम कहें कि शून्य का जो मान होता है उसे हम अगर पॉलिनोमियल में रख दें तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या कर देता है? जीरो कर देता है। और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक और लैंग्वेज में मैं बताऊं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का मान अगर निकालें, वहां से x का मान जो निकलेगा वही x का मान हमारा शून्य कहलाएगा। अब इन तीनों लैंग्वेजों को समझने की कोशिश करिएगा एक एक करके। जैसे मैं रैखिक पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूं। यहां पर मैंने लिया 2x+3 है, मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का जरा आप शून्य बताइए क्या होगा। तो एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल के पावर जितना होता है उतना ही उसके शून्य होते हैं। इसका पॉलिनोमियल जैसे मैंने कहा 2x+3 x² + 5x+2 x³ + 5x+2। अब मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल का शून्य बताइए, तो यहाँ पावर एक है तो इसका आंसर शून्य जो आएगा वो एक आएगा। मतलब एक वैल्यू आएगा। x² है, पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो हमारा शून्य आएगा वो दो वैल्यू आएंगे। x³ है तो इसका 3 आएगा, ऐसे ही x4 का 4 आएगा, x5 का 5 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि जितने वेरिएबल के पावर में रहेगा उतने उसके शून्य आएंगे। ये चीज दिमाग में फिट कर लो, कंसेप्ट में रख लो, हमेशा काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा करने के लिए आएगा। ठीक है, बात करते हैं 2x+3। तो यहां पर हम अगर इसका शून्य निकालना चाहें तो इसे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई एक फंक्शन है f(x) बराबर इतना, और f(x) बराबर इतना है तो इसका शून्य निकालने के लिए हमें f(x) बराबर 0 लेना पड़ेगा, और 0 लेकर के इसे सॉल्व करिए जब तब आ जाएगा 2x+3 = 0 और 2x-3 x बराबर -3/2। ठीक है, कहीं ना कहीं 2x+3 बराबर 0 और यहां से हमारा x का मान कितना आ गया? -3/2। क्लियर है? अब जो ये मान आया x का मान, इसी को हम बोलते हैं शून्य। कोई पूछा तुम सभी लोगों से कि इस रैखिक समीकरण का मतलब इस रैखिक बहुपद का आप शून्य बताइए, तो तुरंत ऐसे निकाल करके ये -3/2 जो आया है इसी को बता देना कि ये इसका शून्य है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, इसे द्विघात बहुपद की तरह हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे ना, उन्हीं को दो मूल को हो या दो शून्य को एक ही चीज होता है। तो दो शून्य जो दो मान आएगा वही दो मान जो होगा वही शून्य कहलाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक शून्य टर्म समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और पूछने का तरीका वही रहेगा, कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर टाइप कर देना है कि हाँ सर मुझे क्लियर नहीं हुआ है, ये टर्म नहीं क्लियर है, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा इसे, या एक बार फिर से समझा दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें जरूर ले आऊंगा उस टॉपिक को और फिर से समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये हम लोग शून्य का वर्ड खत्म करते हैं। अब बात करते हैं, मैंने ये रैखिक पॉलिनोमियल पे बताया है तो इसका मतलब यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ का जो सब सॉल्व करते हैं दो गुणनखंड करने पे दो मान आते हैं, और जो दो मान आएंगे वही दो मान हमारे क्या कहलाएंगे? दो शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं
द्विघात, कहीं ना कहीं टॉपिक को देखते हैं क्या है टॉपिक, और उसके बाद उससे बात करते हैं। बहुपद का शून्यक मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं ये इसमें बताने वाला था कि शून्यक बताने के बाद कहीं ना कहीं इसमें आता है एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि मैं नहीं कराने वाला, इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज जब क्लास में रहूंगा तभी कराऊंगा। और इसमें है ग्राफ, और ग्राफ सभी लोग को पता है मैं कब कराता हूँ, लास्ट में, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तब मैं लास्ट में एक तरफ से सारे चैप्टरों का ग्राफ कराता हूँ। तो आप लोग को भी मैं उसी समय ग्राफ करा दूंगा, और वो सही भी रहता है, कहीं ना कहीं बहुत आसान रहता है, एक बार में ही ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को, एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग स्किप कर देते हैं और 2.2 पे आते हैं। और 2.2 पे हम लोग को करना क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो दो घात का सबसे पहले गुणांक बता दूं क्या होता है। देखो, द्विघात बहुपद जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके जो मूल होंगे, मूल मतलब कि हल या शून्यक, ये शून्यक वर्ड याद रखना, पेपर बोर्ड एग्जाम में शून्यक वर्ड कहकर ही आता है, मूल नहीं पूछता। मूल तो बहुत लोगों ने याद किया होगा, लेकिन मूल नहीं आता, शून्यक कहकर आता है, और वहां पर कंफ्यूज होते हैं कि शून्यक क्या होता है, और शून्यक शब्द से कहीं कहीं सुनकर कंफ्यूजन में नहीं कर पाते हैं। तो शून्यक का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का सॉल्यूशन निकालेंगे और जो दो मान आएंगे वही दो मान इसके शून्यक कहलाएंगे। अब देखो, इसका एक फार्मूला होता है कि इनके दो मूल होते हैं, या जो तो मैंने कहा ना दो शून्यक आएंगे, तो एक शून्यक को मान लो अल्फा है और एक को मान लो बीटा है, तो दोनों शून्यकों का योग जो होता है वो हमारा ये फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। मतलब यहाँ बी यहाँ लिख दिया और ये जो ए है यहाँ लिख दिया। मतलब क्या कि ये जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दोनों के कोफिशिएंटों को लिख दिया मैंने, और इस तरीके से हमारा ये हो गया। अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये दो फार्मूले निकल कर आते हैं, और इन दोनों को दिमाग में रखिएगा, इन दोनों को अभी यूज करना है। और मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करूंगा और वहीं पर एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट और सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, और क्वेश्चन एक लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन का पूरा कह सकते हैं कि जो दिया गया है कि हाँ क्या करना है क्वेश्चन में, वो मैं बताता हूँ आप लोग को। दिया ये गया है, कहा ये जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा क्या गया है, निम्न द्विघात बहुपद, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए मतलब कि इसको हल करना है, आपको हल कर लेंगे। ठीक, और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये चीज नया है और ये मैं बताने जा रहा हूं, देखो कैसे। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का वही पुराना तरीका, इसका मल्टीप्लाई और इसके डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 8 1 जा 8। और हमें अब क्या करना है कि ऐसे नंबर को लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो करना हो वो करें, लेकिन घटाने या जोड़ने पर हमारा 2 आए। तो एक नंबर है, कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस, और इस ब्रैकेट में मैं लिख दूं 4 - 2
तो सभी लोग समझ सकते हैं कि यहाँ 4 गुना 8 और 4 माइनस 2 2। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होगा देखो, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और यहां से हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 4। इस तरीके से अब अगर हमें कहना जाए कि शून्य बताइए, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे डिजिट को कंप्लीटली x प्लस 2 और x माइनस 4 इस कंप्लीटली 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था px बराबर या fx बराबर 0 रखते हैं और फिर वहां से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। अब 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 4। ये आ जाएगा हमारा दो शून्य, कह सकते हैं दो शून्य, और दो हमारे मान मूल अल्फा और बीटा, जो मैंने फार्मूला बताया था। यहां से अगर इसको अल्फा मान लो तो ये बीटा, इसको अल्फा मानो तो ये बीटा। ठीक है, अब हम लोग सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो सत्यता की जांच करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जो ये फार्मूला होता है सत्यता की जांच करने वाला, सबसे पहला फार्मूला हमारा जो मैंने बताया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, वही दोनों का यूज करना है। कैसे देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, ठीक है। अब शून्यकों का योग लिखा मैंने, तो क्या करना, इनका दोनों का योग कर दो, तो कर दो इसको, यहाँ पर माइनस 2 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 2। इस 2 को हमें एक थोड़ा सा अरेंज करना। अरेंज कैसे करना है, यहां पर क्या है, माइनस 2 है ना, सही है, माइनस 2 है, और हम जानते हैं इसको रफ पे सब लोग पहले लिख लेंगे। क्या क्या लिख लेंगे रफ पे, कि शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। अगर ये फार्मूला होता है तो हमें इस 2 को यही लेकर आना है। अब ये लेकर आना है तो देखो, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट थोड़ा ब्रिलियंट है वो तो इसको यहां से इस फॉर्मेट में बना ले जाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते जल्दी, तो वो लोग यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, पहले तो ये निकाल लो कहीं पर रख पे। कैसे निकालोगे, यहाँ पर ए की जगह पे क्या है, ए का मान यहाँ पर है, बी का मान ये है और सी का मान ये है। ठीक है ना, यही तो है। अब ए की जगह पे 1 है, बी का मान माइनस 2 है, तो यहां से हमारा जो मान निकल करके आएगा माइनस, और ये -2 अपॉन 1 ये आएगा। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो इसको, और इस चीज को देखने के बाद जरा इसको देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अरेंज करना। अरेंज कैसे करना है, यहां पर मैं लिखूंगा -2 अपॉन 1, और यहां पर मैं लिख दूंगा यहां पर क्या, माइनस, और ये लिख दूंगा मैं कि b है, b मतलब x का गुणांक, अपॉन 1 मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें करना क्या था कि मूल निकाल लेने थे, शून्यक निकाल लेने थे, शून्यकों का योग करना था, और योग को दिखा देना था कि वो फार्मूला जो मैंने बताया था वो फार्मूला वेरीफाई होता है यहाँ पर, और बस इतना ही सत्यता की जांच होगी। अब ये देखो, x का गुणांक -2 यहाँ पर है, और x स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ पर है, a का मान 1 ही तो है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां 1 होता है मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया हमारा एक जांच हो गया। अब इसके बाद एक जांच और करना है, किसका, शून्यकों का गुणनफल।
अब शून्यकों का गुणनफल अगर करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या करोगे यहाँ पर -2 इंटू 4। अब -2 इंटू 4 करो तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो जरा, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -8। अब फिर से हम लोग रिवर्स चलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है, क्या c/a, और c/a के लिए यहाँ पर क्या है, c का मान कितना है -8, तो यहाँ हो जाएगा -8 और a का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा इतना। अब इतना नंबर हमें लाना है यहाँ पर, तो ऑलरेडी है, ये कुछ नहीं करना है, यहाँ अपॉन 1 कर दो और इस तरीके से हमारा -8/1 हो गया। और -8 को हम क्या लिखेंगे अब, अचर पद, यहां लिखेंगे अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी टर्म प्रूफ हो गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से सत्यता की जांच भी हो गई कि जो मैंने सॉल्व किया मूल या शून्यक निकाला वो शून्यक सही है। बस इतना ही था इसमें, पहला क्वेश्चन सॉल्व, और पहले क्वेश्चन को सभी लोग जितने भी पार्ट बचे हैं उन सारे पार्ट को अच्छे से समझ करके करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे। एक काम और, हो सकता है किसी को अभी कुछ डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिएगा और कंफर्म है क्लियर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और समझ में कोई बताएगा तुम्हें। अगर लगता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किया है, और कहीं ना कहीं अगर समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में जाइए तुरंत अभी और वहां पर जरूर बताइए कि सर क्लियर है, और कहीं ना कहीं हम लोग का 100% क्लियर है। क्वेश्चन जो है वो भी जो लगा रहे हैं लग गया है तो वो जरूर लिखे कि सर सारे क्वेश्चन लग गए, और अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन लिखे कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं लगा। लेकिन ये सब कमेंट जरूर करिए, आप लोग से मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि देखो मुझे कहीं ना कहीं और कोई तरीका नहीं है पूछने का। अब मैं किसी के घर पे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि हाँ कॉल करूँ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, सब सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो जैसे ऐसे, इससे क्या होगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपने आप को शो करेंगे, तो इससे ये होगा कि मुझे पता तो चलेगा कि हाँ कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, उनकी प्रॉब्लम्स भी मेरे तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग कोशिश करिए कि कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए और जरूर वहां पर कुछ ना कुछ अपने जो बातें हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मतलब अभी इसमें एक पार्ट और बचा है, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन का बर्डन ना हो इसलिए मैं बस आज के लिए इतना ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैं सेकंड भी बता दूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर बर्डन फील करने लगोगे और शायद छोड़ दोगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम से चलेंगे और आराम से कंप्लीट हो जाएगा समय से पहले ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से करिएगा, जो प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।